मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग परसेंटेज का अगला पार्ट पढ़ रहे हैं और अगला पार्ट है ये 5th पार्ट। और आज की क्लास में जिस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो आपकी स्क्रीन पर एक तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। और ये जो क्वेश्चन है, आपका जितने भी क्वेश्चन अब आगे करने वाले हैं, जो बेसिक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था, परसेंटेज को फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, फ्रैक्शन को परसेंटेज के अकॉर्डिंग और फ्रैक्शन को इंटीजर के अकॉर्डिंग कैसे सोचा जाए, जो कि अभी इससे पिछली वाली जो वीडियो थी 4th वीडियो परसेंटेज की, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में उसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में दो कंसेप्ट पर बेस होंगे। मतलब दो तरीके के, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। टाइप दो होगा, लेकिन एक टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो कई सारे करेंगे। तो दो टाइप के क्वेश्चन है तो 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे और आपको कंफर्म हो जाएगा कि क्या मैं बताना चाहता हूं और किस तरीके से आपको सोचना है ताकि आपका आंसर तुरंत निकल जाए। तो मैं पहले ही बता दूं कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो आधे घंटे लगे, 40 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, लेकिन जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप अगर इन क्वेश्चन का आंसर आप बहुत कम समय में देना चाहते हैं तो वो लास्ट में मैं 2 मिनट के अंदर आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद 10 से 15 सेकेंड लगेगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन किन तरीकों के क्वेश्चन में आप उस कंसेप्ट का यूज करेंगे जो डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा, डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं, वो आपके ये दो टाइप के क्वेश्चन हैं। तो आज की क्लास में किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है वो आप डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अब आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि यहां पर कंपेयर की बात की जा रही है। पहला जो क्वेश्चन है ये कंपेयर की बात की जा रही है। क्वेश्चन क्या है? इफ द सैलरी ऑफ ए इज 20% मोर देन द सैलरी ऑफ बी, if the salary of A is 20% more than the salary of B, then find the salary of B is how much percent less than the salary of A। अगर A की आय B की आय से 20% ज्यादा है तो बताइए B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहां पर किसी की सैलरी बढ़ानी घटानी नहीं है, आपको 2% के बारे में बात की जा रही है। नाम आपको यहां पर बताया गया है ए एंड बी, दो लोगों के बारे में बात की जा रही है और इन दो लोगों के बारे में जो बात की जा रही है इनकी सैलरी का कंपेयर किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि परसेंटेज का मतलब आपका कंपेयर भी होता है, वो पॉइंट आप ध्यान रखना। तो यहां ए और बी की सैलरी का कंपेयर किया जा रहा है। जो कंपेयर हो रहा है वो किस तरीके से दिखाया गया है, वो परसेंटेज के मेथड से आपको दिखाया गया है। तो वो कंपैरिजन जो किया जा रहा है वो उस तरीके के क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा, ऐसे जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो मैंने पढ़ा, उसको करने का जो तरीका होगा, इसके लिए आपके बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन पहले तो आप देख लो कि एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला होता है R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। ये आपका जो रिजल्ट आता है वो सीधा सीधा आंसर होता है जब भी कंपेयर की जाए। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन जब भी अगर आपका आता है तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्टली आंसर निकालने का। यानी कि एक तो तरीका होता है कंपेयर वाला, और जो आज की क्लास में जो दो टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं, एक तो ये फॉर्मूला चलता है जब हम कंपेयर की बात करते हैं तब, और दूसरा ये फॉर्मूला एक जगह और यूज होता है, वो होता है नो चेंज। हम चेंज नहीं चाहते। अगर हम चेंज नहीं चाहते तो क्या करें? अगर हम चेंज नहीं चाहते तो क्या करें? तो उसके लिए कितना परसेंट घटाएं, कितना परसेंट बढ़ाएं, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको निकालने का जो तरीका होगा वो ये फॉर्मूला होगा। और किस तरीके से होगा, जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जिससे कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर कि कंपेयर की बात की गई है कि अगर ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए से कितने प्रतिशत कम है। यहां पर आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर इज इक्वल टू कितना लिखेंगे आप? 20%। आर की वैल्यू कितनी है? 20%। आर जो है वो रेट परसेंट चेंज या फिर रेट परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज या रेट परसेंट ज्यादा या कम। तो जब भी कंपेयर की बात की जाएगी तो आपका डायरेक्टली ये फॉर्मूला चलेगा, आर इज इक्वल टू 20%। तो आप डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं आर की वैल्यू यहां 20, यहां 20। ये प्लस होगा या माइनस? अगर ये बात करेंगे प्लस होगा या माइनस, तो आपको नीचे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, फाइंड करने के लिए बोला गया है, वहां से आपको प्लस माइनस नहीं देखना है। आपको यहां देखना है कि 20% क्या बोला गया है? अधिक। अगर 20% अधिक बोला जाता है तो हमारा साइन क्या आएगा? प्लस। अगर 20% कम बोला जाता है तो हमारा जो साइन होता है वो क्या होता? माइनस। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं डायरेक्टली
20 अपान, क्योंकि अधिक था तो 100 प्लस 20, 120 इंटू 100, और आपका आंसर आ गया 1/6 इंटू 100, और 1/6 कितना होता है 16.67% या 16 होल 2/3%। आपका आंसर होगा कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है, तो 16 होल 2/3% कम है। अच्छा, यहां पर आपने इस तरीके से कर दिया और आपका आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को हम रेशियो या 100% के अकॉर्डिंग पूरा लिख के करें, वैसे अगर प्रूव किया जाए तो 100% के अकॉर्डिंग ही ये फॉर्मूला बना है, लेकिन 100% के अकॉर्डिंग अगर बना है तो मैं यहां पर प्रूव करने की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ आपको फॉर्मूले में रख करके दिखा दिया। अच्छा, दूसरा तरीका करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझे इस पॉइंट को, कि इसके बाद अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से बताऊं आपको, कि कहा जाए कि ए की सैलरी और बी की सैलरी, ए की सैलरी और बी की सैलरी, देखिए मैं दोनों तरीके बता ही दे रहा हूं। दोनों तरीकों में से आपका ये फॉर्मूला जो बना है वो 100 के अकॉर्डिंग बना है, और जो आपको मैं रेशियो मेथड बताऊंगा कि रेशियो से किस तरीके से निकालें, तो रेशियो तो एक बार समझाऊंगा, लेकिन अगर क्वेश्चन का आंसर देना होगा डायरेक्टली तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, जो कि लास्ट में सारे क्वेश्चन को एक एक करके मैं दिखाता चला जाऊंगा आपको, और आंसर निकालते के दिखाऊंगा कितना जल्दी आपका आंसर आता है रेशियो मेथड का लास्ट स्टेप फॉलो करने से। लेकिन पहले बेसिक समझ लो आप कि अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20%, तो आपका बोला गया कि ए की सैलरी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20% ज्यादा है, किससे ज्यादा है बी से। अगर बी से ज्यादा है, बी से कितना ज्यादा 20%, परसेंटेज है मतलब बी की सैलरी को 100 भाग में डिवाइड करें तो 20 भाग ज्यादा है, तो यानी कितना है 120। कम होती तो 100 से 20 कम आपका 80 होता। लेकिन किससे ज्यादा है, जिससे ज्यादा या जिससे कम है उसी का परसेंटेज निकालेंगे, तो उसी को 100 लेना है आपको। तो यहां पर बोला गया कि ए की सैलरी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 20%, किससे 20% ज्यादा है, बी से 20% ज्यादा, यानी बी को 100 लिया, 100 से 20 ज्यादा 20 अधिक 120। अब बोला जा रहा है तो बताओ, ये तो हम पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं सेकेंड क्लास में, परसेंटेज में कौन न्यूमरेटर में रहेगा कौन डिनोमिनेटर में। अब बोला गया कि जो बी की सैलरी है वो ए की सैलरी से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना कम है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर आपने इसको 100 लिया तो ये आएगा 120 120, तो कम कितना है 20। एक बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है, तो कम कितना है 20, परसेंटेज इंटू 100, किससे ए से यानी 120 से, तो रिजल्ट आपका 1/6 16.67% या 16 होल 2/3%। तो ये जो आपका तरीका है ना कि 20% ज्यादा है, तो आपका जब भी चेंज होने के बाद जो होगा, अगर ए की सैलरी ज्यादा थी तो जो ज्यादा होने के बाद रिजल्ट आएगा वो यहां लिखा जाएगा। अगर ए की सैलरी बी से कम होती तो जो कम होने के बाद रिजल्ट होता वो यहां लिखा जाता, यानी माइनस का साइन आता। तो ये फार्मूला जो बनाया है ना वो 100% के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये फार्मूला जो बनाया गया है वो 100% के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और हम लोगों को ये फार्मूला तो ठीक है, ये फार्मूला अच्छा भी लग रहा है, अभी तक अच्छा लग रहा है, बाद में भी अच्छा लग सकता है, लेकिन कब तक अच्छा लगेगा ये फार्मूला, तभी तक अच्छा लगेगा जब तक आपका परसेंटेज आर परसेंटेज जो आपका दिया गया है 20%, ये इंटीजर में दिखेगा। जैसे ही ये पॉइंट वाला केस आएगा इनसे रिलेट करके, तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत बढ़ जाएगा, फिर आपका जो अच्छा लग रहा था वो बुरा लगने लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ते ही आपको भी बुरा लगता है कैलकुलेट करने में। तो अब आप देखिए इस क्वेश्चन को करने का जो दूसरा मेथड है, ये मैंने फॉर्मूले को प्रूव करके दिखा दिया कि किस तरीके से ये फॉर्मूला बना है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आता है कि दूसरा तरीका इसका ये है रेशियो मेथड, और ये रेशियो मेथड है ना वो बड़ा सिंपल तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तुरंत पहला क्वेश्चन है, दोनों को मैं फॉर्मूले से प्रूव करके, मतलब इस फॉर्मूले से क्या मैं इसको प्रूव करके दिखा रहा था कि ये इस तरीके से बना है, और दूसरा रेशियो मेथड में जब आप आंसर निकालेंगे तो वो कैसे आंसर आएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालना होता तो आप कहते हैं 20%, 20% को क्या लिखते हैं आप, 20% को क्या लिखते हैं आप कहेंगे कि 1/5 लिखते हैं। तो अगर 20% को 1/5 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा जब कंपेयर करने की बात की जाए, तो 1 को रहने दो ऊपर, क्योंकि 20% ज्यादा की बात की गई थी, तो 5 और 1 दोनों को जोड़ दो, आपका नीचे 6 आएगा इंटू 100, और आपका आंसर हो गया 16.67%। लेकिन ये किस तरीके से आएगा, क्यों ऐसा किया आपने, थोड़ा सा मैं उसको रेशियो बना करके दिखाना चाहता हूं, फिर आपका आंसर ये जो मैंने बताया ना, इस तरीके से सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन कब ये एप्लीकेबल होगा, जब भी कंपेयर करने की बात करेंगे, जब भी नो चेंज की बात करेंगे। नो चेंज क्या है वो तो बाद में आएगा, हम लोग फिलहाल कर रहे हैं कंपेयर। जैसे आप देखो, इसी पार्ट को मैं एक बार समझा दे रहा हूं, ए और बी की सैलरी में रिलेशन बोला गया, दिया गया है कि ए की सैलरी बी से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है ए की सैलरी,
20% ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है 1/5। 1/5 ज्यादा है ए की सैलरी, किससे ज्यादा है बी से, यानी बी का 1/5 ज्यादा है, जितना भी होगा उससे उस बी का 1/5 निकालो, उससे 1/5 जो निकालने के बाद आएगा उतना बढ़ा दो, वो ए का सैलरी आएगा। यानी बी की सैलरी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1/5, किससे ज्यादा है बी से, यानी बी कितना हो गया 5। अगर बी को 5 लेते हैं तो 5 का 1/5 मतलब 1 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 6, 5 है तो 6। 1/5 ज्यादा है, यानी किससे ज्यादा है बी से, तो बी को 5 भाग में डिवाइड करो, 1 ज्यादा है तो ये हो गया 6। कम होता तो 5 से 1 कम 4। ये छोटा सा पॉइंट जो लास्ट क्लास से मतलब इस क्लास से पहले मैं बता चुका हूं कि किस तरीके से ज्यादा या कम पर बात करते हैं। तो ये 5 होगा तो ये 6। नीचे आपका देखिए कि जितना बी से ए ज्यादा होगा उतना ही बी ए से कम होगा, तो बी ए से कितना कम है 1। तो आपको पता चल गया कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर इधर से जितना बढ़ाएंगे उतना ही इधर से कम होगा, ये जितना ज्यादा होगा उतना ही कम होगा। तो मैंने कहा था 20% को लिखा जाता है 1/5, तो हमें पता है कि फाइनल रिजल्ट जब आप कैलकुलेट करेंगे कितना परसेंट कम है, तो जितना ज्यादा था उतना ही कम होगा, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा। नीचे क्या आएगा, क्योंकि अगर ज्यादा था तो 5 से 1 अधिक 6 आएगा। तो वही मैं बात यहां पर लिख करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं कि ए की सैलरी बी से कितना ज्यादा है 1/5, किससे ज्यादा है बी से, यानी बी को 5 भाग में डिवाइड करो, 1 भाग के बराबर ज्यादा है यानी 6 है। अब बोला जा रहा है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट कम है, तो पहले बताओ कम कितना है 1, 1 कम है, किससे कम है जो आपका ए है यानी 6 से इंटू 100, और आंसर कितना आ गया 16.67%। तो जो मैंने ये दूसरा तरीका बताया है, जो दूसरा तरीका है सोचने का, ये रेशियो बना करके इस तरीके से, इसको करने के लिए आप बार बार इसको बनाने की जगह आप डायरेक्टली इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि बोला गया है 20%। मैं एक बार और बता दे रहा हूं, 20% यानी 1/5। आंसर निकालेंगे कि 20% ज्यादा है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, 5 क्योंकि ज्यादा है तो 5 से 1 अधिक कितना 6 नीचे जाएगा, इंटू 100, 1/6 इंटू 100 आपका आता है 16.67%। यानी कि अब आगे आने वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप तो डायरेक्टली सीधा सा यही तरीका अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। लेकिन हर क्वेश्चन में ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप फॉर्मूले में रखते जाइए, और यहां पर इस तरीके को डायरेक्टली आंसर निकाल के फिर मैं इस तरीकों को भी बताऊंगा, बार बार बताऊंगा, ताकि ये रेशियो आपको किस तरीके से रिलेट होता है ये समझ में आ जाए, जिससे हम लोग जब प्रॉफिट लॉस पढ़े ना वहां पर हमें कोई दिक्कत ना हो सीपी और एसपी का रिलेशन फाइंड करते वक्त। तो चलिए अगला क्वेश्चन अगर आप देखें स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। इफ द सैलरी ऑफ ए इज 12.5% मोर देन बी, देन फाइंड द सैलरी ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। अगर ए की आय बी से 12.5% अधिक है तो बताइए बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो आंसर तो आपको डायरेक्टली आएगा, क्योंकि आप बोलेंगे 12.5%, 12.5% को क्या लिखते हैं 1/8। तो कंपेयर करने की तो बात की जा रही है ना, तो आप डायरेक्टली आप दूसरा जो रेशियो मेथड है वो उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा आपका तुरंत। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 12.5% कितना होता है 1/8, क्योंकि 12.5% ज्यादा था तो उल्टा पूछा गया है, कंपेयर वाला बात है कि कितना परसेंट कम होगा। 8 से 1 ज्यादा था यानी 9 था, तो 9 से 1 कम 8 होगा, यानी आपको डायरेक्टली करना है 1/, क्योंकि ज्यादा था तो 8 + 1 9 और इंटू 100 बराबर 11.11%। ये आपका आंसर हो गया। कितना परसेंट कम होगा बी का सैलरी ए से, तो आपका आंसर होगा 11.11%। अच्छा, जो मैंने किया है ये आपका सीधा सीधा बता रहा हूं ताकि आप डायरेक्टली यही करना स्टार्ट करें। जब भी कंपेयर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको बस ध्यान रखना है, ज्यादा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऐड करके नीचे लिखना है, और अगर कम है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस नीचे लिखना है, और ऊपर न्यूमरेटर जो था पहले वही बाद में भी रहेगा आंसर निकालते वक्त। जैसे मैं इसको रेशियो जरूर बताऊंगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए, रेशियो निकालना समझ में करना मतलब रेशियो निकालना आपको क्लियर हो जाए किस तरीके से रेशियो निकलता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट लॉस में ये बहुत फायदा करेगा आपको कैलकुलेशन कम करने में। ए की सैलरी बी की सैलरी से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1/8, तो हम कहेंगे ए की सैलरी ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1/8, किससे ज्यादा है बी से, यानी बी से अगर 1/8 ज्यादा है तो बी को 8 भाग में डिवाइड करो, 1 भाग अधिक है तो कितना हो जाएगा 9, यानी बी की सैलरी से 1/8 अधिक है तो बी की सैलरी को 8 पार्ट में डिवाइड करो, उसकी 1 पार्ट के बराबर ए की सैलरी ज्यादा है तो बी की सैलरी 8 होगी तो ए की सैलरी 9 होगी।
अब बताइए कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने परसेंट कम है, तो आप कहेंगे कि बी की सैलरी जो माना है, जो रेशियो बना है, उसके अकॉर्डिंग कितना कम है, 1। बी की सैलरी ए की सैलरी से इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना कम है, 1। किससे कम है, ए से यानी 9 से। परसेंटेज चाहिए इंटू 100 और आंसर आ गया 11.11%। तो मैं इसको बताऊंगा जरूर, लेकिन डायरेक्टली आंसर निकाल के दिखाऊंगा भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप आ जाइए। बहुत छोटे क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से समझ लेना तो ये क्वेश्चन देखते ही आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। जैसे बोला गया, if the salary of A is 14.28% less than the salary of B, then find the salary of B is how much percent more than the salary of A। अगर A की आय B की आय से 14.28% कम है, तो बताइए B की आय A की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा है। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर आंसर निकालना होता तो आप सीधा तरीका क्या अप्लाई करेंगे, जो मैं बता रहा हूं अभी तक, डायरेक्टली करते हैं। फॉर्मूले में आप रखिए, यहां पर देखिए कितना मजा आएगा आपको कैलकुलेट करने में। तो आपको फॉर्मूले में बार बार रखने से फायदा तभी मिलेगा, फॉर्मूले से आप जाएंगे तो फायदा तभी मिलेगा जब परसेंटेज इंटीजर में हो, क्योंकि ये फॉर्मूला 100% के अकॉर्डिंग बना हुआ है, और 100% के अकॉर्डिंग अगर सोचे तो जब इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तब ज्यादा बेहतर होता है। अदरवाइज आपका रेशियो मेथड सबसे सुटेबल है। 14.28% अगर आप देखें तो 14.28% कितना होता है, तो आप कह सकते हैं, ये परसेंटेज का साइन मैं लगा देता हूं, 14.28% कितना होता है, 1/7। तो यहां पर अगर 14.28% की बात की जा रही है, इसको दूसरे तरीके से भी आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा, और लिखा हुआ क्या मिलेगा, 14 होल 2/7%। तो दोनों में से जो भी आपका फॉर्मेट लिखा हुआ है आप समझ जाइए कि नहीं, वो 1/7 की बात की जा रही है। तो 14.28% यानी 14.28% का मतलब हुआ 1/7। 14.28% का मतलब हुआ 1/7। अब यहां पर आंसर डायरेक्टली कंपेयर की बात की जा रही है, तो हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। 1 तो सीधा सीधा रहने देंगे हम, क्योंकि 14.28% क्या बोला गया है, कम की बात की गई है। 14.28% क्या है, कम है B से, यानी 1/7 कम की बात की गई है, मतलब हम सीधा सीधा आंसर निकालेंगे तो 1 तो रहेगा वैसे ही वैसे, ये सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि कम की बात की गई है। तो 7 - 1 6 इंटू 100 और आंसर आ गया 16.67%। 16.67% सीधा आंसर आपका निकल के आ जाता है। और इसको मैं यहां पर लिख करके दिखा दे रहा हूं कि ये क्यों हुआ, उसका रीजन यहां से बनता है। बोला गया कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कम है, कितना कम है, 1/7। 14.28% का मतलब है 1/7। अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 1/7 कम है, तो आप सीधा से कहेंगे, देखिए मैं बोल रहा हूं उसको समझिए, ए की सैलरी क्या है, कम है, कितना कम है, 1/7। किससे कम है, बी से, यानी बी से 1/7 कम है, तो बी की सैलरी को 7 पार्ट में डिवाइड करो, उस 7 पार्ट में से एक पार्ट के बराबर ए की सैलरी कम है बी से, यानी कितना हो जाएगा, 7 से 1 कम 6। 7 से 1 कम करें, 1 लेस की बात करते हैं तो 6 होगा। अब बोला जा रहा है, तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बी की सैलरी 7, ए की सैलरी 6, कितना ज्यादा है, ए। किससे ज्यादा है, ए से, यानी 6 से, कितना परसेंट, इंटू 100, आंसर 16.67%। और तरीका क्या होगा डायरेक्टली करने का, वो मैंने यहां पर दिखाया है। ये अभी आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली आंसर पे चले जाते हैं और आपका आंसर तुरंत निकल के आता है। जैसे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ध्यान बस इतना रखना कि जिसका परसेंटेज निकालना है उसी को 100% मानते हैं, या जिसका परसेंटेज निकालना है फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सोचते हैं, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसी को डिनोमिनेटर मानते हैं। ये क्वेश्चन है 28.56। अगर ए की सैलरी, जो ए की आय है, अगर ए की आय बी की आय से, यही तो बोला गया, इफ द सैलरी ऑफ ए इज 28.56% लेस देन द सैलरी ऑफ बी, then find the salary of B is how much percent more than the salary of A। यानी अगर A की आय B की आय से 28.56% कम है, तो बताइए B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए इस क्वेश्चन का भी आंसर तुरंत आ जाएगा। थोड़ा सा अगर आप परसेंटेज का जो टेबल है ना उसको रिलेट करना समझ जाएं कि किस तरीके से रिलेट करना है ना, तो आपका आंसर आने में टाइम नहीं लगता। 14.28 का डबल होता है 28.56। आपके दिमाग में ये क्लिक करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस किए
आपका कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। तो 14.28% का डबल होता है 28.56, यानी हम लिख सकते हैं 28.56% की बात की गई है, मतलब कितना है ये 2/7। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको न्यूमरेटर को डायरेक्टली लिखना है, ना कि न्यूमरेटर को 1 मान के हमेशा चलना है। तो अगर जब कंपेयर की बात फिर से की गई है तो न्यूमरेटर को डायरेक्टली लिख दो आप 2, क्योंकि आपका नीचे 7 है और ये 28.56% कम की बात की गई थी, 28.56% लेस की बात की गई थी, कम की बात की गई थी, 2/7 आपका कम की बात की गई थी। तो ये तो डायरेक्टली 2 लिखना है, और कम की बात है तो 7 और 2 का डिफरेंस कितना हुआ 5 × 100 और आपका आंसर हो गया 40%। अब जो मैंने ये किया है ना उसी को रेशियो लिख करके दिखा रहा हूं किस तरीके से आपका इसका रिजल्ट ये जो आएगा वो किस तरीके से आप डायरेक्टली कर रहे हैं, उसका बेसिक क्या है। ये है बेसिक क्या है कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कम है 2/7। देखिए मैं बोल रहा हूं समझना, ए की सैलरी कम है, कितना कम है 2/7, किससे कम है बी से, यानी बी का 2/7 निकालेंगे जितना आएगा उतना ए का सैलरी कम है। तो ए की सैलरी 2/7 कम है, किससे कम है बी से, यानी बी की सैलरी को कितने भाग में डिवाइड करेंगे 7, और उससे 2 कम है तो ये कितना है 5। 2/7 यानी 2/7 कम का मतलब 7 से 2 कम 5। अगर 2/7 अधिक बोला जाता तो 7 से 2 अधिक 9, 7 + 2 9। कम की बात की गई, लेस की बात की गई तो 7 - 2 5। अब बोला गया है तो बताओ बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना % ज्यादा है। तो बताइए बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना ज्यादा है, रेशियो के अकॉर्डिंग 2, और किससे ज्यादा है ए से यानी 5 से। परसेंटेज चाहिए × 100 और आंसर हो गया कितना 40%। तो जब भी कंपेयर की बात की जाएगी ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कंपैरिजन की बात की जाती है, कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है दोनों की सैलरी, दोनों की हाइट, दोनों की एज, या जो भी पर्टिकुलर पार्ट है हाइट एज सैलरी, जब दो लोगों की इस तरीके से तुलना की जाएगी तो डायरेक्टली आंसर निकालने के लिए फॉर्मूले की जगह मैं डायरेक्टली रेशियो मेथड का यूज करूंगा, और उसको भी इस तरह लिख के नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली आंसर पे जाऊंगा। तो ये आपको तरीका है सोचने का ताकि आपका आंसर तुरंत आ सके। जैसे हम आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये तो कंपेयर की बात की गई थी, कंपेयर में आपका ये फॉर्मूला चलेगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसमें कंपेयर की जगह कुछ और बात की गई है, और ये बात क्या की गई है, जो दूसरा पार्ट मैंने लिखा है क्या, नो चेंज। नो चेंज जो लिखा है ना उस पार्ट पर ये आपका क्वेश्चन दिख रहा है कि हम नहीं चाहते कि खर्चे में चेंज हो। If the price of petrol is increased by 25%, by how much percent a car owner must reduce his consumption in order to maintain the same budget? In order to maintain the same budget, यानी अगर पेट्रोल का दाम 25% बढ़ जाए तो ये कार का जो मालिक है वो अपना जो पेट्रोल की खपत कितना प्रतिशत कम कर दे, जिससे उसका पेट्रोल पर जो खर्चा है उसमें सेम बजट रहे, मतलब पेट्रोल के खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। मतलब अगर वो हर महीने 5,000 का पेट्रोल यूज करता था कार में, तो अब भी 5,000 रुपए का ही पेट्रोल यूज करेगा। और ये कंडीशन है कि रेट बढ़ा है, तो हमें पता चल गया कि 5,000 रुपए का ही अगर पेट्रोल अगर वो यूज करेगा और रेट बढ़ गया पेट्रोल का, इसका मतलब वो पेट्रोल कम यूज करेगा। तो यही पॉइंट है कि अगर रेट 25% बढ़ जाए तो आपको यहां पर क्वांटिटी पेट्रोल की कितना % घटाना होगा, जिससे आपको क्वेश्चन बोला गया जिससे कोई चेंज ना हो उसके खर्चे में। तो यहां पर भी बात की गई है कंपेयर की नहीं, यहां पर जो बात की जा रही है, हम क्या बात कर रहे हैं, नो चेंज, हम चेंज नहीं चाहते। तो ये फार्मूला तो चलेगा ही चलेगा। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें, मतलब 100 के अकॉर्डिंग चलें, तो आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज करके बता सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लो अच्छे से, ताकि इस पर 2 3 4 क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसको करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो कि अगर एक पार्ट बढ़ता है तो दूसरा पार्ट घटाना पड़ेगा सेम बजट रखने के लिए। अगर रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को बढ़ा दिया तो ब्रेड्थ को कम कर दो, इतना कम करो कि वो मेंटेन रहे। अगर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अगर और आपके आते हैं जो कि इस तरीके के क्वेश्चन हो जहां पर नो चेंज की बात की जाए, तो आप ये तरीका, ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। और ये फार्मूला यूज करने की जगह, फार्मूला तो 100 के अकॉर्डिंग बना है और रेशियो के अकॉर्डिंग आंसर डायरेक्टली आपका आएगा। तो मैं थोड़ा सा इस पर फिर से डिस्कस करूंगा, टाइम आपका लगाऊंगा यहां पर, टाइम आपका लूंगा यहां पर, और किस तरीके से, तो आप समझिए इस पॉइंट को। कोई एक रिजल्ट मैंने लिखा, 4-5 पॉइंट में लिख रहा हूं, उसके बाद उसमें से 1-2 पॉइंट समझा दूंगा कि कोई रिजल्ट आपका जो लिखा गया है वो रिजल्ट है,
वो मल्टीप्लाई करने पर मिलता है, प्लस नहीं मल्टीप्लाई। जो क्वेश्चन बनता है हमेशा मल्टीप्लाई के केस में बनता है, प्लस का केस होगा तो वहां आपका आंसर नहीं निकाला जाएगा। तो वो जब प्लस का केस ऐसा कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बता दूंगा, बट ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया आपके एग्जाम। तो सिंपल लॉजिक है कि कोई रिजल्ट, अगर कोई रिजल्ट है, अगर 2 या 2 से अधिक वैल्यू जो दी गई हैं, अलग अलग वेरिएबल्स हैं, उनके प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट है आपका रिजल्ट, यानी a इंटू बी या a इंटू बी इंटू सी या a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस तरीके से मल्टीप्लाई करें बहुत सारे वेरिएबल्स का तो जो एक रिजल्ट आता है, इस रिजल्ट में हम अगर बात करें नो चेंज की, तो ये पार्ट है, इस यहां पर जो डिस्कस हो रहा है ये पार्ट डिस्कस हो रहा है। जैसे हमारा खर्चा जो है डिपेंड करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, बात पे नहीं डिपेंड करता है। तो किस चीज पर हमारा खर्चा है यहां पर हमें पहले देखना पड़ेगा। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा खाने पर, चावल पे खर्चा है या चाय पे खर्चा है, तो चाय पे खर्चे की बात करेंगे तो चाय कितना पीते हैं आप, अगर दुकान पे जाके पीते हैं चाय और आप कहेंगे चाय पर आपका खर्चा कितना है, तो चाय की दुकान पर जितना चाय अधिक पिएंगे उतना अधिक खर्चा होगा, जितना कम चाय पिएंगे उतना कम खर्चा होगा। और इसके अलावा चाय का रेट भी डिसाइड होना चाहिए। चाय वाले ने रेट बढ़ा दिया तो आप उतना ही चाय पियो, लेकिन आपको ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। और अगर आप उतना ही चाय पीते हैं लेकिन चाय वाले ने रेट घटा दिया तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। तो आपका खर्चा जो डिपेंड करता है 2 पार्ट पे डिपेंड करता है कि क्या रेट है और उस रेट पर कितना क्वांटिटी आप यूज कर रहे हैं। जैसे चावल आपके घर में आता है, हर महीने चावल आपका 10 किलोग्राम आता है और 10 किलोग्राम चावल आता है तो उसका कुछ खर्चा होगा। मान लेते हैं 1 किलोग्राम 100 रुपए का आता है तो 10 किलोग्राम कितना का हुआ, तो 10 किलोग्राम 1000 रुपए का हुआ। 10 केजी कितने का होगा, 1000 रुपए का होगा। एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं आपका 10 किलोग्राम आता है 100 रुपए 1000 रुपए का, यानी 1 किलोग्राम कितने का हुआ, तो 1 किलोग्राम का रेट है आपका 100 रुपए। एक एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूं। अगर ये जो क्वांटिटी है आप उतना ही रखो, या फिर एक काम करते हैं, मैं कहता हूं खर्चा मैं उतना ही रखना चाहता हूं। अगर आप बताइए खर्चा उतना ही रखना चाहते हैं, अगर आपका रेट बढ़ जाए 100 की जगह 200 हो जाए तो क्या आप क्वांटिटी उतना ही यूज कर पाएंगे? आपके पास अगर 1000 रुपए ही है तो आप नहीं यूज कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि चुरा के लेके भाग आएंगे या किसी को धमका करके उसका जो है चावल ही उठा के लेके चले आएंगे, ऐसा तो बात नहीं किया जा रहा है यहां। तो 1000 रुपए आपके पास है, आपको 1000 रुपए ही खर्च करना है। आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार को 1000 रुपए देते हैं, 100 के रेट पर वो 10 किलोग्राम चावल देता है। लेकिन चावल का रेट अगर बढ़ गया 200 रुपए किलोग्राम हो गया और आप 1000 रुपए देंगे तो वो 10 किलोग्राम की जगह कितना देगा, तो आपको पता चल गया कि वो कम देगा। ये तो पता है, रेट बढ़ गया, खर्चा उतना ही है तो वो कम देगा। तो मैं बस यही बात कर रहा हूं कि रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, और अगर रेट घटेगा तो आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे अगर उतना ही खर्च करते हैं तो ये पॉइंट आपका ये है कि जब भी अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आए, जो कि मैंने यहां पर दिखाया कि रेट बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगा, रेट घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, ताकि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। अगर बोला गया है कि नो चेंज, नहीं मैं चाहता चेंज हो एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी। हम भटक रहे हैं यहां पर, डायरेक्टली आते हैं फिर से उसी पॉइंट पर। एरिया की बात करें, और एरिया किसका, तो हमने कहा रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया की बात करें तो रेक्टेंगल का एरिया आता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये भी आपका प्रोडक्ट है, 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट ही आपका आता है, क्या है, एरिया। मैं कहता हूं एरिया में चेंज नहीं चाहिए, मुझे एक्सपेंडिचर में नहीं चाहिए। और ये दो आपके वेरिएबल्स हैं, उनका प्रोडक्ट है, ये भी 2 वेरिएबल्स का प्रोडक्ट है। डिस्टेंस भी हम नहीं चाहते चेंज है हो, तो स्पीड इंटू टाइम फॉर्मूला होता है। स्पीड बढ़ाएंगे टाइम कम लगेगा, स्पीड घटाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा डिस्टेंस के पार्ट पे। तो इस तरीके से, जैसे मैंने कहा इनकम, हमारी इनकम किस बात पे डिपेंड करती है, तो अब ये मत कहना कि जितना आप जो है मेहनत करेंगे पैसे उतने आएंगे, हम उसकी बात नहीं करें। जैसे मैंने कहा कि मेरा एक सिनेमा हॉल है और वहां पर टिकट काउंटर पर मैंने बैठा रखा है 2-4 लोगों को। एक एग्जांपल लेकर के आपसे डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। तो टिकट काउंटर पर बैठे हुए लोग अगर टिकट बेचते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके का आ चुका है, तो जब वो टिकट सेल करेंगे तो टिकट का रेट होगा, और टिकट का रेट होगा तो उसके अलावा आपको क्या करना होगा कि आपकी इनकम टिकट बेचने से कितना होती है। तो यहां पर किस तरीके से आप डिसाइड करेंगे कि इनकम ज्यादा हो रही है कम हो रही है, तो रेट क्या है टिकट का और उसका क्वांटिटी, यानी कितना आपने सेल किया, किस रेट पर कितना सेल किया, उसके अकॉर्डिंग आपकी वहां पर इनकम होगी। यानी इनकम की बात करें तो रेट इंटू सेल इज इक्वल टू इनकम। ये हम बात करें कौन सी इनकम की, इकोनॉमिक्स के पार्ट पे मत चले जाना। मैं अभी आपको जो एग्जांपल दिया वो डायरेक्टली उसी पर अप्लाई करने की बात कर रहा हूं
कि जो अगर टिकट काउंटर पर जो इनकम होगी वो इनकम किस बात पे डिपेंड करेगी, टिकट के रेट और उसके सेल पर डिपेंड करेगी कि कितना इनकम हो रही है, बढ़ी या घटी। रेट कम कर दिया लेकिन सेल बढ़ गया तो आपका हो सकता है सेल डबल हो गया और रेट वही रहा, तब तो आपका डबल इनकम भी हो जाएगा। लेकिन रेट जो हुआ वो कम हुआ और आपका सेल उतना ही रहा तो आप कहेंगे कि आपकी इनकम कम हो गई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट से बोलने की जगह मैं डायरेक्टली एग्जांपल से दिखा रहा हूं आपको। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, दो पार्ट पे मैं इसको 2-3 पार्ट पे आपको प्रूव करके एक पॉइंट समझाना चाहता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो किस तरीके से सोचना है और क्या सोचना है और क्यों सोचना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, इसी पार्ट को समझिए, ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एरिया हमारा डिपेंड करता है लेंथ और ब्रेड्थ, जो भी आपका लेंथ जितना यूनिट होगा, जितना यूनिट ब्रेड्थ होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा एरिया। अगर मैं ये कहूं कि लेंथ को मैं 10% इंक्रीज कर दूं, मैंने कहा कि मेरा जो यहां पर लेंथ दिया गया है, जो भी रहा होगा उसको लेंथ को मैंने इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज कर दिया? तो एल को मैंने इंक्रीज किया है 20%। अगर मैं लेंथ को 20% इंक्रीज करता हूं, ब्रेड्थ में कोई चेंज नहीं करता हूं, तो आप बताइए एरिया में कितना चेंज होगा। मैं क्यों समझा रहा हूं, थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लिखेंगे नया एरिया, न्यू एरिया इज इक्वल टू लेंथ को 20% बढ़ाएंगे तो 20% बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा, 120% यानी 120/100 और इंटू ब्रेड्थ। और बचपन से सीखते आए हैं न्यू एरिया इज इक्वल टू, आपको ये पता है कि ये आपका अगर मल्टीप्लाई हो तो आप अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा गया है तो 2 इंटू 3 6 इंटू 4 24 आएगा। और नहीं तो आप कहेंगे 2 इंटू 4, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी रिजल्ट आपका जो आएगा वो सेम आएगा। तो यहां पर देखिए कि अगर मैं इसको लिखूं तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू 120/100, यानी जो नया एरिया होगा वो कितना आया। अब आप इसको देखो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या था, पुराना एरिया। तो मैं इसको लिख सकता हूं एरिया पुराना वाला जो था 120/100, यानी हम कह सकते हैं कि लेंथ को अगर 20% इंक्रीज किया जाएगा तो जो नया एरिया होगा वो पुराना एरिया से बढ़ के 20% ज्यादा हो जाएगा। लेंथ को अगर मैं 20% डिक्रीज करूंगा तो वही लॉजिक चलेगा। तो लेंथ को अगर मैं 20% डिक्रीज करूंगा तो पुराना एरिया भी 20% डिक्रीज होगा। सेम प्रोसेस अगर ब्रेड्थ पर भी बात करते कि इसको मैं 10% इंक्रीज करता तो 10% एरिया भी इंक्रीज हो जाता। अगर मैं 10% इसको डिक्रीज करता तो 10% एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा। ये मैं बस इतना समझाना चाहता हूं कि जो मैं रेशियो यूज करूंगा वहां पर क्यों कर रहा हूं, वहां पर आपको दिक्कत ना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखो आप, मैंने कहा ये प्रोडक्ट है किसका, ए और बी का। ए को मैंने यहां पर 10% डिक्रीज कर दिया। अगर मैं ए को 10% डिक्रीज कर देता हूं या फिर मैं बी को निकाल के दिखा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक को आपने चेंज किया, तो नया रिजल्ट जो आएगा, न्यू रिजल्ट, वो कितना होगा। तो न्यू रिजल्ट आएगा ए इंटू बी, यानी ए तो रहेगा सेम, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% डिक्रीज हो गई तो कितना हो जाएगी 90/100, यानी न्यू रिजल्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू 90/100 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ए इंटू बी मतलब ये रिजल्ट पुराना वाला। अगर ये रिजल्ट पुराना वाला है तो न्यू रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि जो रिजल्ट पुराना वाला था वो 90% हो जाएगा। यानी कि अगर आपने बी को 10% डिक्रीज किया तो जो नया रिजल्ट आया वो पुराने रिजल्ट से 10% कम हो जाएगा। अगर मैं बी को 10% कम करूंगा तो ये रिजल्ट भी 10% कम होगा। अगर मैं बी को 20% बढ़ा दूं तो रिजल्ट भी 20% बढ़ जाएगा। सेम प्रोसेस, ए को मैं 50% बढ़ा दूं तो रिजल्ट 50% बढ़ जाएगा, ए को मैं 50% घटा दूं तो रिजल्ट 50% घट जाएगा। और एक और एग्जांपल और इसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो डायरेक्टली आप समझेंगे और आपका आंसर आएगा। जैसे अगर आप देखिए एग्जांपल की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। यहां पर एक्सपेंडिचर के पार्ट पर ही आप सोचिए कि आपका एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है रेट और क्वांटिटी पर, कि क्या रेट है और कितनी क्वांटिटी ला रहे हैं। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू रेट इंटू क्वांटिटी, और आपसे मैंने बोला कि रेट को मैंने 50% इंक्रीज कर दिया। रेट को 50% इंक्रीज कर दिया तो नया एक्सपेंडिचर कितना होगा, तो आप लिखेंगे रेट इंटू ये हो गया कितना, 50% बढ़ गया तो 100 से 50 बढ़ गया 150% हो गया, और इंटू क्यू क्वांटिटी। अच्छा, अगर आप इसके बाद देखें तो न्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि यार रिजल्ट सेम आएगा।
इंटू 150/100, यानी आगे अगर इसको देखें तो न्यू एक्सपेंडिचर क्या हुआ, तो न्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, आप इसको देखो, रेट इंटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर, यानी कि जो पुराना एक्सपेंडिचर था वो कितना हो गया, वो 150% हो गया। तो मैंने कहा कि अगर रेट को 50% इंक्रीज करेंगे तो आप सीधा कह सकते हैं पूरा जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 50% इंक्रीज होगा, कंडीशन दूसरा पार्ट कोई भी चेंज नहीं हो रहा हो। अगर मैं इसको चेंज नहीं करता हूं, रेट को मैं 50% डिक्रीज करता, तो मैं सीधा कहता कि मेरा खर्चा भी 50% डिक्रीज हो जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट था जो आगे आने वाले क्वेश्चन है करने के लिए। बाकी आंसर निकालने के लिए तो आपको पता ही है कि कितना समय लगने वाला है, तुरंत आंसर आते हैं। तो जैसे अगर आप देखो यहां पर किस तरीके से आपका क्वेश्चन बन रहा है और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, उसका मैंने एकदम बेसिक पॉइंट बताया है कि क्यों ऐसा कर दे रहे हैं, ताकि आपको यह दिक्कत ना हो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो पॉइंट आपका क्लियर रहे। ये फॉर्मूला नो चेंज में चलेगा, 100 के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो मैं कहता हूं कि जो एक्सपेंडिचर रहा होगा, आप सिंपल सा समझना इस पॉइंट को सिंपल सा ध्यान से समझना, धीरे से नहीं, ध्यान से समझना। एक्सपेंडिचर जो रहा होगा, अगर रेट यहां पर द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, अगर रेट बढ़ रहा है 25%, अगर रेट 25% बढ़ा है तो मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि रेट 25% बढ़ेगा तो हमारा जो खर्चा है ना वो भी 25% बढ़ेगा, यानी एक्सपेंडिचर भी 25% बढ़ेगा। अगर रेट 25% बढ़ा तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि हमारा खर्चा भी 25% बढ़ेगा। कब? जब क्वांटिटी में कोई चेंज ना हो तब। तो आप सीधा कहेंगे कि खर्चा अगर 25%, मतलब अगर बोला जाए कि रेट 25% बढ़ा तो हमारा खर्चा भी 25% बढ़ेगा। अच्छा, अगर 100 के अकॉर्डिंग कहें तो हम कहेंगे कि 100 अगर ये होगा तो 25 बढ़ के कितना हो गया, 125। आप बताइए, आपका खर्चा 100 से बढ़ के 125 हो गया क्योंकि रेट बढ़ चुका है। अब अगर रेट बढ़ चुका है, मैं कहता कि रेट अगर बढ़ गया 25% तो खर्चा 125 हो गया, मैंने क्वांटिटी आधा कर दी। और अगर मैं क्वांटिटी को आधा करूंगा तो मैं कहूंगा कि मेरा खर्चा भी आधा हो जाएगा, क्योंकि पहले जो क्वांटिटी यूज करते थे, अगर रेट 25% बढ़ा तो उस क्वांटिटी के लिए हमें 25% ज्यादा यानी 100 रहा होगा पहले खर्चा, तो 125 खर्च करना पड़ रहा है। लेकिन अगर 125 तब खर्च करते जब हम उतना ही क्वांटिटी यूज करते। अगर मैं क्वांटिटी को ही आधा कर दूं तो खर्चा आधा। अगर मेरा खर्चा आधा होगा इसका मतलब मैंने क्वांटिटी आधा किया होगा। अगर खर्चा डबल हो जाए और इसका भी डबल हो जाए मतलब क्वांटिटी को डबल कर दिया होगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि मैं चाहता हूं मेरा खर्चा उतना ही रहे, तो मेरा खर्चा कितना कम करना पड़े जिससे हमारा पुराना वाला खर्चा मिल जाए, फिर से पुराना वाला खर्चा ही आ जाए। तो मुझे जो खर्चा है वो रेट बढ़ने के कारण 100 से 125 हो चुका है, मुझे कहां आना है, 100 पे लाना है। तो कितना एक्सपेंडिचर कम करना है, 25, और किससे कम करना है, 125 से, यानी 1/5 कम करना है। और अगर 1/5 हमारा एक्सपेंडिचर कम करना है तो हम, क्योंकि रेट तो बढ़ा है, रेट में चेंज नहीं कर सकते, और क्वेश्चन में बोला गया कि क्या चेंज करके आपको मेंटेन करना है, कंजम्पशन, क्वांटिटी, और क्वांटिटी कम करना है, यानी खर्चा अगर 1/5 कम करना है तो हम अपनी क्वांटिटी को 1/5 यानी 20% क्या करेंगे, कम कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कम कैसे हुआ, 125 से 100 पे जाना है तो कम कर रहे हैं, यानी हम अपनी क्वांटिटी को, कंजम्पशन को कितना % कम करेंगे कि हमारा खर्चा मेंटेन रहे, तो वो आपका रिजल्ट आएगा, वो आएगा कितना, 20%। अच्छा, मैंने इसको 100 के अकॉर्डिंग बताया, क्यों बताया, क्योंकि यहां पर रेट की बात करें 25% तो 25, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो 100 + 25 125, तो ये 100 के अकॉर्डिंग बना है। और जो दूसरा तरीका है जो कि डायरेक्टली आता है, उसको क्यों किस तरीके से करना है, वो रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखें, इसी को फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपका दूसरा तरीका है, और जो दूसरा तरीका है वही बाकी के क्वेश्चन में मैं अप्लाई करूंगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 100 के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को प्रूव करके फिर से दिखा दिया, नो चेंज के कारण क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से होता है, और हमारा रेट बढ़ता है तो डायरेक्टली क्या खर्चा बढ़ता है, उतना, हाँ बढ़ता है, वो मैंने आपको समझाया ताकि आपको दिक्कत ना रहे कि रेट बढ़ाया तो आपने एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ाया। जैसे आप बताइए 25% को क्या लिखते हैं, 1/4। बोला गया कि रेट 25% बढ़ा है, रेट 25% बढ़ा है मतलब 1/4 बढ़ा है। तो अगर रेट 1/4 बढ़ेगा तो हम डायरेक्टली ये तो कह ही सकते हैं कि रेट अगर 1/4 बढ़ा है तो हमारा जो खर्चा है वो भी 1/4 बढ़ेगा। अगर 1/4 एक्सपेंडिचर जो आपका है वो भी बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर को कितने भाग में डिवाइड करेंगे, 4, उसके एक भाग के बराबर बढ़ गया तो कितना हो गया, 5।
4 से बढ़ के 5, 1/4 बढ़ने का मतलब 1/4 इंक्रीज होने का मतलब 4 था, 1 इंक्रीज होकर 5 हो गया। मैं कहता 2/5 इंक्रीज हुआ तो हम क्या कहते हैं, 5 था 2 बढ़ के 7 हो गया, और 2/5 डिक्रीज होने का मतलब 5 था 2 कम होकर के 3 हो गया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग रेशियो जब बनाएंगे तो किस तरीके से। अब बोला जा रहा है कि हम चाहते हैं कि हमारा खर्चा सेम रहे, तो अगर हमारा खर्चा सेम रहे करना चाहते हैं, रेट की वजह से 4 से 5 हो चुका है, तो 5 से 4 पे लाना है, तो 1 कम करना है खर्चा किससे, जो 5 हो चुका है उससे। तो अगर आपको खर्चा 1/5 भाग कम करना है तो सीधा सीधा क्वांटिटी को 1/5 कम कर दो, चाहो तो रेट को भी कम कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर बोला जा रहा है कि आपको क्वांटिटी कम करके करना है तो 1/5 इंटू 100, जो 20% क्वांटिटी कम करना है, मतलब आपको 20% अगर खर्चा कम करना है तो सीधा सीधा 20% क्वांटिटी कम कर दो। अगर आपको 50% खर्चा कम करना होता तो 50% क्वांटिटी कम कर दो, सीधा सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो मैं समझा रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे, और इसको डायरेक्टली लिखना हो आंसर तो आप कैसे आंसर निकालेंगे, क्योंकि बोला गया 25%, और 25% को क्या लिखते हैं 1/4, इसका डायरेक्टली लॉजिक बता रहा हूं 1/4। और आंसर किस तरीके से निकलेगा, तो आप ऊपर वाली वैल्यू सेम रखो, ऊपर वाली 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, जो भी हो डायरेक्टली रख दो। कब, जब नो चेंज या कंपेयर की बात करेंगे तब ये अप्लाई करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन में। तो आप बताइए 1/4 मतलब 1 है तो वो डायरेक्टली लिख दिया, और उसके बाद 25% क्योंकि इंक्रीज हुआ था तो 4 से 1/5, और आपका आंसर आ गया 1/5 कितना होता है 20%। तो ये आपका 20% आंसर हो गया। अब जो क्वेश्चन होने वाले हैं आगे के, मैं एक क्वेश्चन में टाइम लेता हूं आपका, और उसमें मैं दोनों तरीके बताया हूं यहां पर, एक 100% के अकॉर्डिंग और एक फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, ताकि आपको छोटा छोटा पॉइंट जो दिक्कत होती है वो दिक्कत न रहे। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन क्या है, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा अगर आप ध्यान से समझते हैं तो। 16.67 1/6, क्योंकि फॉल्स की बात कर रहे हैं, कमी की बात करें 1/6, 6 से 1 कम हुआ 5, 1/5 20% आंसर। लेकिन मैं इसको समझाऊंगा, लिखूंगा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए छोटे छोटे पॉइंट्स क्यों और रेशियो कैसे बना रहे हैं वो आपको समझ में आ जाए, ताकि जब भी जहां पर भी जिस चैप्टर में रेशियो बनाने की बात की जाए वहां पर आपका रेशियो बनाने में कोई दिक्कत ना रहे। फॉर्मूले में रखेंगे तो 16.67/100, क्योंकि फॉल्स की बात की गई है, कमी की, तो वहां पर माइनस आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में दिख रहा है, हिंदी में मैं पढ़ दे रहा हूं कि गेहूं की कीमत 16.67% कम हो जाती है तो एक आदमी गेहूं की खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे जिससे ओवरऑल उसका जो गेहूं पर बजट था उसमें कोई चेंज ना हो, जिससे उसका गेहूं पर जो बजट था, जो पैसा गेहूं के लिए खर्च करता था, उसके खर्चे में कोई चेंज ना हो, इसके लिए वो अपनी खपत को कितना प्रतिशत बढ़ा दे। लेकिन आपको बताया गया कि क्या हुआ है कि चावल जो गेहूं का रेट है 16.67% घटा है। तो गेहूं का रेट अगर 16.67% कम हो गया तो उसकी क्वांटिटी को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। तो मैंने आपको बताया है डायरेक्टली आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। तो डायरेक्टली आंसर निकालने का तरीका आपका कुछ इस तरीके से है, आप लिखेंगे 16.67%, नो चेंज की बात की है 1/6, ये तो आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, फाइनल रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, ये डब्बे के अंदर आप भी भर के मत लिखने लगना, जैसे भी जहां पर भी जिस तरीके से आप सोच सकते हैं आप डायरेक्टली सोच के निकालिए। 1 तो आपका ऊपर रहेगा क्योंकि आपका 16.67 कमी की बात की गई है, तो 6 से 1 कम हुआ 5 इंटू 100, आंसर कितना हो गया 20%। 1/5 इंटू 100 करेंगे ना तो आपका आ जाएगा 20%। और अगर इसी को मैं रेशियो, इसका जो लॉजिक है, जो रीजन है, बेस है, वो यहां से कि चावल के रेट में अगर कमी होती है 1/6 की, 16.67% मतलब 1/6 की, तो हम कहेंगे कि चावल का रेट अगर 1/6 कम होगा तो उसका खर्चा भी 1/6 कम होगा। चावल पे खर्चा भी, चावल है नहीं, यहां पर गेहूं है, गेहूं का रेट अगर 16.67% कम हुआ तो जो गेहूं का खर्चा होगा वो भी 16.67 यानी 1/6 कम होगा। तो यानी हम कहेंगे जो खर्चा था गेहूं पे 6 था, 1 कम हुआ तो कितना हो गया 5। क्यों हुआ, क्योंकि रेट कम हुआ है 1/6, तो 1/6 रेट कम हुआ तो हमारा खर्चा भी गेहूं पर कम हो जाएगा 1/6। 1/6 खर्चा कम होना यानी खर्चे को 6 भाग में डिवाइड करें तो 1 भाग के बराबर कम हो गया, तो कितना गया 5। अब बताना यह है कि आप बताइए आप चाहते हो खर्चा उतना ही हो, तो आपको खर्चा उतना ही रखना है, तो फिर से खर्चे को बढ़ा के कहां लाना है 6 पे, 5 से 6 पे लाना है। रेट की वजह से 6 से 5 हो गया, कितना बढ़ाएंगे 1, किससे बढ़ाएंगे जो हो चुका था 5 से, इंटू 100 यानी
कितना परसेंट? 20%। तो खर्चे को बाद में जो हो चुका था उसे 20% आपको बढ़ाना है, तब जाके फिर से वहीं पर मेंटेन हो पाएगा, उतना ही खर्चा हो पाएगा। तो खर्चे को 20% बढ़ाना है तो किस तरीके से? या तो आप रेट को 20% बढ़ा दो या उसका क्वांटिटी को 20% बढ़ा दो। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया क्वांटिटी को बढ़ा करके आपको करना है, तो आपका आंसर होगा क्वांटिटी को कितना परसेंट बढ़ाना चाहिए? तो आंसर आ गया 20% बढ़ाना पड़ेगा खर्चा, बजट जो है गेहूं पर जितना था पहले उतना ही मेंटेन करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, यह भी वही तरीका है, समझें अगर ध्यान से। रेट और क्वांटिटी ये तो था एक्सपेंडिचर, अब बात की जा रही है एरिया से रिलेट करके पूछा गया है क्वेश्चन। और एरिया से रिलेट करके पूछा गया है क्वेश्चन में तो क्या बोला गया है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 11.11%, देन हाउ मच परसेंट इट्स ब्रेड्थ शुड बी डिक्रीज्ड सो दैट एरिया रिमेन्स द सेम। किसी आयत की लंबाई को 11.11% बढ़ा दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाना चाहिए जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो? अच्छा, अगर हम बात करें यहां पर एरिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आपसे बोला गया कि अगर बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया लेंथ को कितना इंक्रीज किया गया? 11.11%। लेंथ को 11.11% इंक्रीज किया गया है। अगर लेंथ को 11.11% इंक्रीज किया गया है, ऐसे कुछ प्लस से साइन से दिखा देता हूं, लेंथ को 11.11% इंक्रीज किया गया तो मैं कहूंगा कि एरिया भी 11.11% इंक्रीज होगा। तो आप ऐसे कुछ लिखेंगे। आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? 11.11% इज इक्वल टू 1/9 होता है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। 11.11% 1/9, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 1 तो है ही, लिख दिया, और नीचे क्योंकि बढ़ाया गया था 1/9, आपका रेक्टेंगल का लेंथ बढ़ा था तो 9 से 1 बढ़ गया 10 और इंटू 100 किया तो आंसर कितना आ गया? 10%। और इसका बेसिक अगर आप समझें तो कुछ ऐसे कि एरिया, अगर आप लेंथ को 11.11% यानी कि लेंथ को आप कितना बढ़ा रहे हैं फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग? 1/9। अगर लेंथ को अगर आप 1/9 बढ़ा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जो लेंथ को अगर 1/9 बढ़ाएंगे तो जो एरिया होगा वो भी 1/9 इंक्रीज होगा। अगर एरिया भी 1/9 इंक्रीज होगा यानी कि एरिया 9 रहा होगा तो एक भाग बढ़ गया तो कितना हो गया? 10। 1/9 एरिया इंक्रीज होने का मतलब है कि एरिया को 9 पार्ट्स में डिवाइड करो, उसमें से एक पार्ट बढ़ गया। तो 9 था एरिया, उससे एक बढ़ गया 10 हो गया। और हमारा कंडीशन दिया गया है कि हम एरिया में चेंज नहीं चाहते, तो लेंथ बढ़ाने की वजह से 9 से 10 हो गया है, तो मैं चाहता हूं कि वही रहे एरिया। तो एरिया को 10 से फिर कहां पर लाना है? 9 पर। यानी आपको एरिया को कितना घटाना है? 1 घटाना है, 1 डिक्रीज करना है ताकि फिर से वही मेंटेन हो जाए जितना था। तो 1 डिक्रीज करना है किस से? 10 से, यानी 1/10 एरिया को डिक्रीज करना है, मतलब कितना परसेंट? तो 10%। एरिया को अगर 10% कम करना है तो आप या तो लेंथ को 10% कम कर दो या फिर ब्रेड्थ को 10% कम कर दो, एरिया वहीं पर आ जाएगा। एरिया 10% कम करना है तो डायरेक्टली या तो लेंथ को 10% कम कर दो या ब्रेड्थ को 10% कम कर दो। तो क्वेश्चन में बोला गया ब्रेड्थ को कम करके आपको मेंटेन करना है, तो मैं कहूंगा कि ब्रेड्थ को कितना डिक्रीज किया जाना चाहिए? जितना एरिया डिक्रीज करके मेंटेन होगा सेम उतना ही करना चाहिए, यानी आंसर कितना होगा? 10%। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर ध्यान से समझेंगे ना तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं ये सब लिखने की जगह। जैसे आप ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ दी, देखिए फॉर्मूला है, आप रखते रहिए फॉर्मूले में, वो आपकी जिम्मेदारी है, निभाएंगे। क्योंकि इंक्रीज या मोर की बात की जाएगी तो प्लस आएगा, डिक्रीज या लेस की बात की जाएगी तो माइनस आएगा। और मैं यहां पर इसलिए मैं इस फॉर्मूले को यूज कर नहीं रहा हूं क्योंकि जब भी पॉइंट का केस आएगा ये कैलकुलेशन को बढ़ा देगा। तो रेशियो के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, और लास्ट डायरेक्टली स्टेप क्या होगा आंसर निकालने का, वो आप डायरेक्टली स्टेप तो मैं आपको एक ही बार में बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में देखिए, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इन डिक्रीज्ड बाय 20%, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज decreased by 20%, then how much percent its breadth should be increased so that area remains the same। अगर किसी आयत की लंबाई को 20% घटा दिया जाए, तो अगर किसी आयत की लंबाई को 20% घटा दिया जाए तो उसका चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए जिससे एरिया में कोई, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप डायरेक्टली 1 को तो 1 ही लिखेंगे, ये तो मैं बता ही चुका हूं। डायरेक्टली न्यूमरेटर को सेम लिख दो, जो है वही लिख दो। रीजन आपको यहां दिखा दूंगा।
1/5 डिक्रीज हुआ, 1 तो सेम लिख दिया गया क्योंकि डिक्रीज हुआ है लेंथ, यानी 5 से 1 कम हुआ, कितना हुआ 4 × 100 बराबर आपका आंसर कितना हो गया 25%। लेकिन इसी को लिख लिख के दिखाएं, रेशियो बना के दिखाएं, और मैं बार बार बना के दिखा रहा हूं। क्यों बना के दिखा रहा हूं? ताकि आगे आपका जब रेशियो बनाने की बात आएगी अलग चैप्टर में, तो वहां पर पहुंचने से पहले आपकी एक मजबूत पकड़ हो चुकी हो रेशियो बनाने पे। अगर बोला गया है कि लेंथ को अगर 1/5 20% मतलब 1/5 डिक्रीज किया गया, तो हम कह सकते हैं कि 1/5 लेंथ डिक्रीज हुआ तो एरिया भी 1/5 डिक्रीज होगा। मतलब एरिया को 5 पार्ट्स में डिवाइड करो तो 1 भाग डिक्रीज हो गया, कितना बचा 4, 5 से 1 कम हो गया 4, और हम चाहते हैं एरिया में चेंज ना हो, तो यानी लेंथ की वजह से 5 से 4 हो गया, तो मैं फिर से 5 ही बनाना चाहता हूं। तो कितना मुझे इंक्रीज करना होगा 1, किससे 4 से, यानी कितने परसेंट? तो हम कह सकते हैं 1/4 25% होता है, नहीं तो इंटू करके देखिए 25% आएगा। तो आपको जो एरिया लेंथ की वजह से घट के 5 से 4 हो गया था, उसे 4 से फिर से 5 पे ला करके रखना है, सेम रखना है। तो आपको जो नई एरिया बन चुकी थी उसको कितना बढ़ा करके फिर से मेंटेन करेंगे सेम एरिया 25%। तो अगर एरिया को जो नई एरिया बन गई थी उसको 25% बढ़ाएंगे तो सेम एरिया आएगा। तो इसका मतलब यह है या तो लेंथ को 25% बढ़ा दो तो सेम एरिया हो जाएगा, या ब्रेड्थ को 25% बढ़ा दो तो सेम एरिया हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्रेड्थ को इंक्रीज करके, चौड़ाई को इंक्रीज करके आपको मेंटेन करना है। तो 25% आप चौड़ाई को बढ़ा दीजिए, यानी उसकी जो ब्रेड्थ है उसको 25% इंक्रीज करेंगे तो सेम एरिया हो जाएगा। तरीका मैं बता रहा हूं इसको, और इसको देखते जाइए, समझते जाइए। लेकिन आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन में पेन की जरूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपका दिमाग में ये पॉइंट क्लिक करता है और ये पार्ट क्लिक करता है, तो पेन की जरूरत पड़ती ही नहीं है, सीधा सीधा आंसर आता है। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि कहां पर इसका यूज होगा, कहां पर नहीं होगा। जैसे अगर आप देखिए क्वेश्चन में है, if the length of a rectangle is decreased by 37.5%, then how much percent its breadth should be increased so that area remains the same? किसी आयत की लंबाई को 37.5% घटा दिया जाता है। 37.5% कई बार यूज कर चुके हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि 37.5 जो है 12.5% का 3 गुना है। जितना अधिक यूज करेंगे उतना अधिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, देखते ही क्वेश्चन में फ्रैक्शन आपके दिमाग में क्लिक करेगा। तो बोला गया किसी आयत की लंबाई को 37.5% घटा देते हैं, मतलब कितना 3/8। कैसे आया वो आप चेक कर सकते हैं। 37.5% है, नीचे 100 लिखेंगे, पॉइंट हटाने के लिए 0 लगाएंगे, कैंसिल करके 3/8 आएगा। कर लेना, आप बता चुका हूं मैं पहले। तो 3/8 अगर आपसे बोला गया किसको घटाया गया, किसी आयत की लंबाई को 3/8 घटा दिया जाता है, तो उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो, जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो आप कहेंगे कि ये वाला केस तो वही है, नो चेंज की बात, तो 3 को तो सीधा रखा, क्योंकि कम किया गया है 37.5%, तो 8 से 3 कम हुआ 5 × 100, और आंसर आपका आ गया 3/5 × 100 = 60%। लेकिन अगर इसी का बेस को लिख करके दिखाऊं मैं किस तरीके से बना है, बार बार मैं बता रहा हूं ताकि आपको रेशियो के पार्ट पर, इंटीजर के पार्ट पर, फ्रैक्शन को इंटीजर के पार्ट पर सोचना आप स्टार्ट करें। बोला गया कि लेंथ को 3/8 घटाया गया, मतलब एरिया भी 3/8 क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर लेंथ को 3/8 डिक्रीज करेंगे तो एरिया भी 3/8 डिक्रीज होगा, मतलब एरिया रहा होगा उसको 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट डिक्रीज होकर कितना हो गया 5। अगर एरिया को 8 भाग में डिवाइड करें तो उसका 3 भाग कम हो गया, यानी कितना बचा 5। अब चाहते हैं आपकी एरिया फिर से वही हो जाए, वो कितना गई है 5, 8 से 5 हो गई है, और आप चाहते नहीं आपका एरिया फिर से उतना ही हो जाए, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 3 इंक्रीज करना पड़ेगा, किससे 5 से × 100। यानी आपको एरिया को कितना बढ़ाना पड़ेगा, नई एरिया को कितना परसेंट बढ़ाएंगे कि फिर से पुरानी एरिया आ जाए, सेम हो जाए एरिया, यानी 60%। और एरिया 60% चाहिए, या तो लेंथ को 60% इंक्रीज करो या ब्रेड्थ को। लेकिन क्वेश्चन में फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, ब्रेड्थ को इंक्रीज करके मेंटेन करना है तो 60% अगर एरिया बढ़ाना पड़ेगा, यानी हमारा ब्रेड्थ 60% बढ़ा दीजिए तो डायरेक्टली सेम एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट इन पर नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन में मैंने टाइम वेस्ट किया, सारे पॉइंट बताया, समझाया क्यों ऐसा कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे इसमें बोला गया है, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउसवाइफ रिड्यूस हर कंजम्पशन सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। मतलब रेट अगर 20% बढ़ जाता है तो एक गृहिणी
अपनी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा दे, सॉरी ये क्वेश्चन, ओके ठीक है, अगर रेट 20% बढ़ जाता है तो एक गृहिणी खपत को यानी क्वांटिटी को कितना प्रतिशत घटा दे, कितना प्रतिशत क्वांटिटी को घटा दे जिससे खर्चे में कोई परिवर्तन न हो, सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर बढ़े नहीं घटे भी नहीं। यहां पर हम बात करें कि सेम रहे, ध्यान रखना, ये मत कहना कि बढ़े नहीं तो मतलब घटा तो सकते हैं ना, हम बात कर रहे हैं, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत लिख दी गई हो, लेकिन बोला गया रेट बढ़ गया तो कंजम्पशन को कितना घटाना चाहिए जिससे खर्चे में कोई परिवर्तन ना हो। ये खर्चे वाला क्वेश्चन जो अभी किया था वहीं आ गया। तो उस तरीके से अगर आप देखिए तो 20% का मतलब होता है, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 20% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। तो आंसर निकालना है, यहां पर भी नहीं चेंज की बात की गई है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं 1, क्योंकि कम की बात की, सॉरी 1/5 इंक्रीज्ड बाई 20%, इंक्रीज की बात की गई है तो 5 और 1 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 16.67%। लेकिन अगर मैं इसी को रेशियो बना करके दिखाऊं तो किस तरीके से हो रहा है, तो मैं वही बात कर रहा हूं, 20% मतलब 1/5 इंक्रीज हुआ है। अगर रेट 20% इंक्रीज हुआ तो हम कह सकते हैं कि जो खर्चा होगा वो भी 20% इंक्रीज होगा, यानी हमारा जो खर्चा रहा होगा एक्सपेंडिचर वो भी 20% इंक्रीज हुआ 1/5, यानी एक्सपेंडिचर जो पुराना था उसको 5 भाग में डिवाइड करो, एक पार्ट के बराबर उसका खर्चा बढ़ गया। पहले से अगर पहले 5 रहा होगा तो अब कितना हो गया 6। अब वो चाहता कि नहीं खर्चा मेरा सेम रहे, अगर वो खर्चा सेम रखना चाहता है तो बताइए पुराना खर्चा से नया खर्चा बढ़ के 5 से 6 हो चुका है और आप चाहते हैं पुराना खर्चा ही आपका रहे, तो आपके पास तरीका है कितना खर्चा कम करना है नए खर्चे से, 1 कम करना है, कितना से 6 से, 1/6 इंटू 100, यानी कितना कम करना होगा एक्सपेंडिचर आपको, नया वाला जो एक्सपेंडिचर हो चुका है उसको 16.67% घटाना है तो मेंटेन रहेगा, खर्चा सेम रहेगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। तो आपको अगर 16.67% एक्सपेंडिचर कम करने पर आंसर निकल जाएगा कि खर्चा सेम रहेगा, अगर आपका मेंटेन हो जाए खर्चा उतना ही, तो हम कह सकते हैं 16.67%, या तो रेट को डिक्रीज कर दो या क्वांटिटी को, लेकिन यहां पर क्वांटिटी को डिक्रीज करके मेंटेन करना है, तो आंसर होगा कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना चाहिए कि खर्चा वही रहे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन ही लास्ट आज की क्लास का था, अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट पैटर्न पर है, तो नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, अगला क्लास जो भी है मिलेंगे। लेकिन अच्छा एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर आप देखो इन सारे क्वेश्चन का आंसर निकालने का जो तरीका होगा, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें तो आपने जितना भी टाइम इसमें लगा है, मैंने कहा था आपको कि मैं सीधा सीधा आंसर निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको सोचना है। जब भी कंपेयर की बात की जाएगी और जब भी नो चेंज की बात की जाएगी तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। अगर आपका ये जो टेबल है ना परसेंटेज का आपके दिमाग में अगर धीरे धीरे सेट हो चुका है तो आंसर आपका डायरेक्टली आता जाएगा। जैसे बोला गया कि सैलरी ए की 20% ज्यादा है, 20% को क्या लिखते हैं, 20% को लिखा जाता है 1/5, तो आप डायरेक्टली 1 लिखेंगे क्योंकि ज्यादा है तो 5 और 1 6, यानी 1/6 कितना हुआ 16.67%, 16.67% पहला क्वेश्चन का आंसर। कि ए की सैलरी इतना ज्यादा तो बी की सैलरी कितना कम है, ऐसा क्वेश्चन जब आता तो डायरेक्टली आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, आप जो भी टाइम हम लोगों ने लगाया इन सब क्वेश्चन करने के लिए, क्या ये जरूरी था? नहीं, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि हाँ इस तरीके से होगा। If the salary of A is 12.5% more than B, then find the salary of B is how much percent less than A। अगर A की सैलरी B से 12.5% अधिक है, 12.5% मतलब 1/8, अधिक की बात की गई है तो 1 तो रहेगा क्योंकि अधिक है, तो 8 और 1 9, और ये आपका कितना होता है 1/9 तो 11.11%। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगर ध्यान से समझेंगे तो, लेकिन आपको पता तो चल जाए कि हाँ क्या ये क्वेश्चन है इस तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सैलरी ऑफ ए इज 14.28% लेस देन ए, अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से 1/7, 14.28 होता है 1/7 कम है, तो आप सीधा कहेंगे कि 1, क्योंकि कम है तो 7 से 1 गया 6, यानी 16.67, 1/6 कितना होता है 16.67, ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बात समझने की जरूरत है। ये आपका बोला गया है कि 28.56% ए की सैलरी बी की सैलरी से कम है, यानी कितना 2/7, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितना अधिक है, तो 2/7 क्या था, कम था, यानी 2 लिखा, कम था तो 7 से 2 गया 5 इंटू 100 बराबर 40% आंसर। तीसरा क्वेश्चन, चौथा जो भी था आपका, आगे का क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर भी नो चेंज की बात की गई है, और नो चेंज की बात की जाती तो सीधा सा
रेट पेट्रोल का जो रेट था वो कितना कम हुआ, 25% यानी 1/4 कम हुआ है। तो क्वांटिटी को बढ़ाना है कि मेंटेन रहे खर्चा आपका उतना ही, तो 1/4 कम हुआ तो 1 लिखा, क्योंकि कम हुआ तो 4 से 1 गया 3, ये 1/3 कितना होता है 33.33%, आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैंने बताया है थोड़ा तसल्ली से सब कुछ समझाते हुए। मैं बार बार बोला हूं कि मैं रेशियो बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आपको आगे जो चैप्टर हो वहां पर कोई प्रॉब्लम ना रह जाए। लेकिन करने का तरीका जो मैं कर रहा हूं वही आपको सीधा सीधा आंसर दे देगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन कितने मिनट का था, कितने टाइम का था, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर रेट जो था वो 16.67% 1/6 कम हो गया तो क्वांटिटी कितना बढ़ाना है कि सेम रहे आपका खर्चा। 1/6 कम हुआ है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कम हुआ तो 6 से 1 गया 5 इंटू 100 बराबर कितना हुआ 20%, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। अगर बोला गया कि लेंथ को 11.11% घटा दिया गया तो ब्रेड्थ को कितना बढ़ाया कि सेम रहे मतलब नो चेंज। 11.11 कितना होता है 1/9, क्योंकि 1/9 आपका क्या था इंक्रीज किया गया था, तो आंसर क्या होगा ब्रेड्थ को कितना डिक्रीज करना होगा 1, क्योंकि इंक्रीज था तो 9 + 1 10, और ये कितना होता है 1/10 10%, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैं बताया था शुरू में बोल दिया था इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि तुरंत हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ को 20% बढ़ाया गया यानी कि 1/5, तो ब्रेड्थ को कितना घटाया जाए, तो आप 1 लिखिए क्योंकि बढ़ाया गया था तो 5 से 1 बढ़ गया 6, आंसर हो गया 16.67%। सॉरी घटाया गया है, डिक्रीज है तो आपका क्या आएगा 1/5 डिक्रीज मतलब 5 से 1 कम हो गया तो कितना हो गया 4, तो आंसर होगा 25%। वो डिक्रीज था, मैंने इंक्रीज देख लिया, तो आपका आंसर इस तरीके से निकलता जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा। बोला गया है यहां लेंथ को 37.5% क्या किया गया है डिक्रीज किया गया है, 3/8 डिक्रीज किया गया है, लेंथ को डिक्रीज किया गया 3/8, तो ब्रेड्थ को कितना बढ़ाया, तो आप कहेंगे कि 3 तो रहने दो आप, क्योंकि डिक्रीज था तो 8 से 3 गया 5 इंटू 100 बराबर कितना हुआ 60%, सीधा सीधा आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, बहुत स्पीड में मैं बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये सब पॉइंट पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, और ये 5 मिनट का क्वेश्चन मैक्सिमम था, अगर पढ़ने में जितना टाइम लगाते हैं उसी लिए 5 मिनट बोल रहा हूं, नहीं तो ये टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन करने में। लेंथ को बोला गया कि रेट बढ़ गया 20% यानी 1/5 रेट बढ़ गया, रेट 20% बढ़ गया तो बताइए कंजम्पशन कितना कम करें। मैंने कहा कि ये डायरेक्टली जो तरीका अप्लाई करेंगे, कब आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, जब भी कंपेयर करने की बात की जाएगी और जब भी नो चेंज की बात की जाएगी, तो इन फार्मूले की जगह आप क्यों ये फार्मूला यूज करेंगे, सीधा सीधा ये फार्मूला यूज करो आंसर आएगा। 1/5 आपका रेट बढ़ा है तो क्वांटिटी कितना कम करना होगा, तो 1 को तो सीधा रखा क्योंकि बढ़ा है तो 5 + 1 6, 1/6 इंटू 100 आंसर हो गया 16.67। तो यही क्वेश्चन आज की क्लास में जितना भी लंबा वीडियो बनाया समझाया आपको वो करना था। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि इस क्लास को यहीं समाप्त किया जाए। तब तक के लिए, अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।